अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले G7 के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई अबाउट ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स डील। क्या है ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स? एक तरीके का सजेशन है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनियां रहती है जो कि अपने बिजनेस को ऐसे जगह में शिफ्ट कर देती है जहाँ पे टैक्स रेट जो रहते हैं, कॉरपोरेट टैक्स रेट्स, वो बहुत कम रहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ है, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, आपका सिंगापुर है ना, मलेशिया है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी जो है ना मोस्टली टूरिज़्म पे बेस्ड है। वो सारी कंट्रीज़ जो है वो अपने टैक्स रेट्स को, कंपनीज़ के टैक्स रेट्स को काफ़ी कम रखती है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन टैक्स और ये सारी चीज़ें हैं ना, कॉरपोरेट टैक्स, वो सब काफ़ी कम रहता है। इंडिया में वो अराउंड 28%, 50%, वो वेरी करते रहते हैं। तो 28% इट मीन्स अ बिग चंक ऑफ मनी। ओके, सपोज अगर करोड़ रुपए का बिजनेस है, ठीक है, उसका 28% बहुत ज़्यादा बिग डील हो जाता है। तो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज उन सारे जगहों पे अपने कंपनी को रजिस्टर करती है जहाँ पे टैक्स रेट्स काफ़ी कम है ना। तो जब टैक्स रेट्स कम होता है तो ये लोग क्या करते हैं, शिफ्ट तो कंपनी को उस जगह पे कर दिए जहाँ पे रेट कम है ना, वहाँ पे रजिस्टर कर दिया कंपनी को। लेकिन ऑपरेशंस जो रहता है वो ऑपरेशन कहाँ पे चलाते हैं, हमारे जैसे बड़ी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो उससे होता ये है कि उनको टैक्स बचाने में काफ़ी सहूलियत मिलती है, बहुत टैक्स बच जाता है उनका। तो ऐसा एक प्रपोज़ल लाया गया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, कि टैक्स रेट्स, एक होल सेल ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स रेट्स सजेस्ट किया गया उनके द्वारा कि यार जितने भी वर्ल्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल टैक्स रेट होना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 15%। जिससे होगा ये कि जो कंपनीज हैं वो लोग टैक्स बचाने के लिए छोटे छोटे कंट्री में चली जाती है ना। तो इससे होता क्या है, इससे बड़ी बड़ी कंट्रीज जो रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया जैसी, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, इन पे कॉरपोरेट टैक्स होता है। तो ये लोग जब अपना जो कंपनी रहता है उसको शिफ्ट कर देते हैं लोअर टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन वाली कंट्री में, तो हम लोग को काफ़ी घाटा होता है इससे। जो टैक्स रहता है ना वो हमको मिल नहीं पाता। तो उससे निपटने के लिए G7 कंट्रीज़ जो है, G7 कंट्रीज़ में अभी बताऊंगा क्या होता है। G7 कंट्रीज़ ने एक प्रपोजल लाया ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स डील का। एंड सो ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स डील मतलब कि आप अपना रजिस्टर आप किसी भी कंट्री में कीजिए, वेदर यू आर रजिस्टरिंग योर कंपनी इन एनी लो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन और हाई टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, या तो आप इंडिया में करो, मलेशिया, कहीं पे भी करो, यू हैव टू पे अ मिनिमम ऑफ 15% टैक्स रेट, ओके, टू द कंट्री। तो इससे होगा क्या कि इससे जो लेवरेज मिलता है कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ को, कि वो लोग कंपनीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो चीज़ जो है वो उनके हाथ से छिन जाएगा। और एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिससे इंडिया में भी, अगर चाहे इंडिया में भी अगर कोई कंपनी चाहे तो रजिस्टर कर सकती है, कहीं पे भी रजिस्टर कर सकती है। ओके, सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। सो G7 कंट्रीज़ क्या होती हैं हम लोग देखते हैं। तो उनका भी मीटिंग हुआ रिसेंटली G7 कंट्रीज़ का, रिलेटिंग टू दिस ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स डील। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है क्या होता है कॉरपोरेट टैक्स, उतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा घुसने का नहीं है उसमें। तो G7 कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं, G7 कंट्रीज़ क्या होती है। वी विल कवर स्लोली हम लोग सारे कंट्रीज़ को कवर करेंगे, G7 G20 ये जितना भी होता है, ठीक है, एज़ पर द करेंट अफेयर्स विच इज़ गोइंग ऑन। सो व्हाट इज़ G7 कंट्रीज़? G7 कंट्रीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ द कंट्रीज़ हु आर हैविंग एडवांस्ड इकोनॉमीज़, जिनके काफ़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, आपस में मिल के एक ग्रुप बनाई। ठीक है, और ये ग्रुप बनाने के बाद ये लोग मीटिंग करते हैं। ओके, वाई दे डू मीटिंग? जस्ट टू इन्फ्लुएंस, ओके, जो भी बाहर में जो इकोनॉमी चल रहा है दुनिया का, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको अपने फेवर में लाने के लिए मोस्टली ये लोग मीटिंग करते हैं। ओके, सो G7 कंट्रीज़ में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आता है जापान। ओके, फिर आता है USA, फिर आता है इटली, फिर आता है कनाडा, फिर आता है UK, फिर आता है जर्मनी, एंड देन फ्रांस। इसका एक एक निमोनिक है, काफ़ी इंटरनेट में बहुत मिल जाता है। इसका निमोनिक है जूस, JUIC, जूस UGF, जूस UGF। ओके, सो JUIC, जापान, USA, इटली, कनाडा, U इज़ फॉर UK, एंड GF स्टैंड्स फॉर जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, तो ये बना कैसे, G7 कंट्रीज़ बना कैसे, हम लोग शॉर्ट में देखते हैं।
व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस G7 कंट्रीज। ओके, तो हुआ क्या था कि 1970 में ऑयल शॉक आया था। 1970 में, आज से लगभग 40 साल पहले ऑयल शॉक क्या था मैं बताता हूँ। क्या हुआ था कि सबसे पहली बात तो एनर्जी, हम लोग की जो कंट्री रहती है, हम लोग क्या है, पेट्रोल पे बेस्ड रहता है मोस्टली, है ना। इंडिया का जो भी, जैसे पेट्रोल का 1990 में एक क्राइसिस हुआ था, 1990 में भी एक क्राइसिस हुआ था, वो भी आएगा धीरे से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस 1970 में क्या हुआ था 40 साल पहले, कि इसराइल का एक वॉर चला था। ठीक है, इसराइल जो है ना, इसराइल का जब फॉर्मेशन हुआ था तो वो एक लड़ाई हो रहा था उस समय। तो व्हेन यू विल सी द वर्ल्ड मैप, ओके, मुंबई से थोड़ा लेफ्ट में जाना, थोड़ा वेस्ट साइड, ओके, वेस्ट साइड आप जाते जाएंगे तो वहाँ पे पर्शियन गल्फ मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं ना, वो सारे लोकेटेड है वहाँ पे, ऑयल रिच कंट्रीज़। ओके, वहाँ पे कभी भी दिक्कत होता है ना, अगर उस जगह पे, उस एरिया पे टेंशन होता है, तो होता क्या है कि हम लोग का ब्लॉक हो जाता है जो ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट है ना, उन सारी कंट्रीज से इंडिया की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। तो ये सारी कंट्रीज़ क्या है ना, ब्लॉक हो जाती हैं बहुत। ठीक है, तो ट्रेड जो है ना वो बहुत मार खा जाता है, बहुत परेशानी होती है बाकी सारी कंट्रीज़ को, इन्फ्लेशन हो जाता है। क्योंकि यार देखो, अगर आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल आएगा वहाँ से, और तेल आएगा, कच्चा तेल, तो आप इसको रिफ़ाइन करोगे, फिर उसको पेट्रोल में गाड़ी में भर के चलवाओगे पूरे देश में। ठीक है, इकोनॉमी मूव करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे ब्लॉकेड हो गया, कुछ क्राइसिस हो गया, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन आ गया, तो होगा क्या, वहाँ से ऑयल्स नहीं आ पाएगा। जो बड़े बड़े टैंक होते हैं ना, जिसमें इतने बड़े बड़े कंटेनर में आते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो होता ये है कि वहाँ पे ब्लॉक हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आया अगर उन सारी एरियाज़ में, तो वहाँ से होता ये है कि ऑयल का जो सप्लाई है ना वो हैम्पर कर जाते हैं। और जब ऑयल नहीं आ पाता ना हमारे देश में या किसी भी देश में, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, ट्रेन नहीं चल पा रही है, गाड़ी बस कुछ भी, जो पूरा इकोनॉमी ठप पड़ जाता है। इन्फ्लेशन का क्राइसिस आ जाता है, बहुत बहुत भूखमरी और ये सारे सिचुएशन आ जाते हैं। ठीक है, अभी के डेट में बहुत ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, बट स्लोली वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, लाइक सोलर एनर्जी पे हम लोग काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन 1970 पे ऐसा नहीं था, है ना। 1970 पे ऐसा था ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इनफैक्ट दिस मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, जापान, जो G7 की कंट्रीज़, G7 के ग्रुप में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो कंट्री, वो लोग काफ़ी उनका जो इकोनॉमी था वो डिपेंडेंट था काफ़ी, है ना, ऑयल पे। तो हुआ ये था कि 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था, पहला चीज़। और ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था एक 1979 में। ओके, ईरानियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो वहाँ का पहले जो सरकार थी वहाँ की, यूएसए लेड गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करती थी। ठीक है, ईरान में। तो ईरान कहाँ पे मिलेगा, जो ऐसा ओमान है ना, दुबई के थोड़ा और ऊपर जाओ, दुबई के ऊपर जाओगे तो फिर एकदम सीधे में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ईरान मिलेगा। तो ईरान में क्या हुआ था, जब कोल्ड वॉर के समय ना यूएसए ने अपना इस्टेब्लिश कर दिया था वहाँ पे गवर्नमेंट। ओके, तो फिर वहाँ पे हुआ ये कि काफ़ी लोग परेशान हो गए थे वहाँ पे, यार ये क्या हो रहा है, बहुत मतलब ठीक तरीके से गवर्नमेंट जो है ना वो चल नहीं पा रही थी। दैट्स वाई वी से दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो रहता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना, मतलब एक इंश्योर करता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबल है, पॉलिटिकली, if a country is politically stable, it means that there are prospects of economic growth, there could be prospects of economic growth, countries growth कर सकती है। ठीक है, तो 1973 में एक इसराइल के साथ जो लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ पे, रिलीजन बेस्ड है वो, अभी भी चल रहा है, वो काफ़ी कंटिन्यू हो रहा है। अभी देख रहे होगे इसराइल हमास और इसराइल पैलेस्टाइन वॉर, ऑल दोस थिंग्स आर जस्ट गोइंग ऑन। ओके, इस ईरान में 1979 में क्राइसिस आया, तो वहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ना, उनने ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप बना के वो लोग सोचे कि वी हैव टू इन्फ्लुएंस, ओके, वी हैव टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वॉट एवर थिंग इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, ओके, हम लोग को पता होना चाहिए कि वॉट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। बिकॉज कुछ भी छोटा सा चीज़, कुछ भी एक छोटी सी परेशानी, और वो पूरे देश के नाक में दम कर देती है। So all these advanced economies came together and formed a group which we used to call G7. Okay, so that is the formation of G7। और इनका जो है ये बीच बीच में मीटिंग होता रहता है काफ़ी। ओके, काफ़ी क्योंकि दुनिया क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन। ओके, वी कैन से वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। तो हमने देखा क्या क्या, G7 का फॉर्मेशन देखा सबसे पहली बात। ओके, G7 का फॉर्मेशन देखा, कैसे फॉर्म हुआ G7, बिकॉज ऑफ 1973 एंड 1979। ओके, क्राइसिस गोइंग ऑन इन द 1970s। ओके,
और ये देखा कि कैसे रिलीजन या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से देश की इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट, मतलब देश का इकोनॉमी कैसे प्रॉब्लम में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक थोड़ा सा थिंक कर सकते हैं, आप लोग भी सोचिएगा कि व्हाट इज़ द रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, आप लोग एक और चीज़ सोच सकते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमी की क्यों ज़रूरत है हम लोग को, ठीक है। देखो, ऑयल पे हम लोग डिपेंडेंट थे, ऑयल पे डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है, अगर किसी दूसरे कंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर पूरा देश का इकोनॉमी ठप पड़ जाता है, ओके, क्योंकि ऑयल आ नहीं पाता। तो सस्टेनेबल इकोनॉमी रहेगा, सोलर एनर्जी पे हम लोग डिपेंडेंट होंगे, तो इट डज़ नॉट मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड द कंट्री। ओके, व्हाट विल हैपन कि अगर आप सोलर बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो आप अपने ही देश में उगा पाओगे एनर्जी के सोर्सेज, ठीक है। आपको यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन पेट्रोल और समथिंग, द फ्यूल विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओके। और क्या सोच सकते हैं हम लोग इस इन अभी जो मैंने थोड़ा सा 10 मिनट का स्टोरी बताया, इसमें हम लोग और सोच सकते हैं कि पहला तो मैंने बताया रिलीजन का क्या कनेक्शन होता है, ठीक है, इकोनॉमी के साथ। पॉलिटिकल अनरेस्ट का कनेक्शन देख सकते हो इकोनॉमी के साथ। ओके, सस्टेनेबल एनर्जी, ओके, सस्टेनेबल, द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग देख सकते हैं, ओके। सो आगे और देखेंगे G20 G8 क्या क्या कंट्रीज हैं। G8 कंट्री कुछ नहीं है, G8 कंट्री G7 प्लस रशिया, ओके। पहले G7 कंट्रीज थी, फिर बाद में रशिया ऐड हुआ उसमें। रशिया भी आ गया, बोला मेरे को भी बनना है, ग्रुप में ऐड होना है मेरे को भी। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जा, ओके, ऐड कर लिया उसको, तो वो G8 बन गया। लेकिन रशिया ने फिर क्या किया, क्रीमिया करके एक जगह है ब्लैक सी के आसपास में, मैप में देखना, थोड़ा गूगल कर लेना। तो वहाँ पे क्या हुआ, रशिया ने अनेक्स कर लिया उस रीजन को, ठीक है। इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन, ठीक है। मतलब अपना जियो पॉलिटिकल लेवरेज को गेन करने के लिए उसने क्या किया, क्रीमिया पे एनेक्सेशन कर लिया। उसकी एक अलग स्टोरी है, कभी और डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे डिस्कशन करने के बाद ना इनको लगा यार, बिकॉज हमने यूनाइटेड नेशन बनाया, इन द यूनाइटेड नेशन, वाई वी मेड यूनाइटेड नेशन, जस्ट बिकॉज कि कोई देश दूसरे पे अनेक्स ना करे, इन्वेजन ना करे, ये सारी चीज़ें। बट रशिया इज़ डूइंग दिस थिंग, ओके। सो उसको हटा दिया गया, ओके, G8 से उसको फिर हटा दिया गया। तो अल्टीमेटली G8 में पहले G7 था, रशिया ऐड हुआ 2014 में, उसने क्रीमिया पे अनेक्सेशन किया, उसको हटा दिया, वापस G7 बन गया, ओके। और G20 और काफ़ी आगे आएगा, तो वी विल सी।